हेलो। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस क्या है, यानी कि जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्हें होम साइंस में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना है कि आवास क्या है, यानी कि जब मनुष्य जिस भी स्थान पर निवास करता है, मनुष्य या फिर जीव जंतु जिस स्थान पर निवास करते हैं उसे ही हम आवास बोलते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि मकान के प्रकार कितने होते हैं, मकान और घर में क्या अंतर है, मकान प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं और मकान को किस प्रकार से खरीदा जाता है, मकान निर्माण के लिए स्थान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये सब हम यूनिट नंबर फर्स्ट में देखेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में है कि गृह नियोजन क्या है, यानी कि घर निर्माण की योजना। जब हम किसी घर को बनाते हैं तो घर को बनाने से पहले हम एक योजना बनाते हैं कि घर में इतने रूम होंगे और उस रूम की डिज़ाइन कैसी होगी। सभी की सहमति से घर बनाया जाता है कि मतलब सभी लोगों की पसंद को ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा रूम कहाँ होगा और कितने रूम बनाए जाएंगे, ये सब गृह नियोजन। ठीक है, घर बनाने की योजना। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि गृह नियोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, फिर घर में विभिन्न आवासीय स्थान की योजना बनाना, विभिन्न आय वर्गों के लिए गृह नियोजन क्या है, तो ये सब यूनिट नंबर सेकंड में देखेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड में है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का परिचय क्या है, अच्छी रुचि का महत्व, इंटीरियर डेकोरेशन का उद्देश्य, डिज़ाइन के तत्व, रेखा, आकार, बनावट, रंग, पैनल, प्रकाश और स्थान, डिज़ाइन के सिद्धांत, अनुपात, संतुलन, लय, जोर, सामंजस्य। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का अर्थ होता है कि घर की अंदरूपी सजावटें कैसी होंगी, मतलब घर की जो दीवारें होंगी उस पर कौन सा कलर का यूज किया जाएगा, या फिर घर में जो फर्नीचर रखे जाएंगे उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, घर की जो लाइट की व्यवस्था होगी वो किस प्रकार से होगी, ये सब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो ये था यूनिट नंबर थर्ड, जिसके अंतर्गत हमें देखना है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या है, इसका परिचय, रेखा, आकार, बनावट, रंग आदि। और उसके बाद आता है यूनिट नंबर फोर। यूनिट फोर में हम देखेंगे कि गृह सज्जा, फर्नीचर, साज सज्जा, पर्दे और फर्श कवरिंग, दीवार की छत, प्रकाश व्यवस्था, सहायक उपकरण जैसे कि दीवार पर पेंटिंग कौन कौन सी होगी, फिर दीवारों पर कला किस प्रकार से की जाएगी, मूर्ति कला और प्राचीन वस्तुएं, फूलों की व्यवस्था आदि। यूनिट 4 में हम देखेंगे कि अपने घर को किस प्रकार से सजाया जाए, फर्नीचर कहाँ पर रखा जाएगा और किस रूम में किस कलर के पर्दे होंगे, किस डिज़ाइन की फर्श होगी कौन से रूम में, और जो दीवारें होंगी उनकी छत कैसी होगी, जो कमरे होंगे उस पर प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार से होगी और दीवारों पर पेंटिंग्स कैसी यूज की जाएंगी, मूर्ति कला और प्राचीन वस्तुएं, इन सब की व्यवस्था करना आदि को हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में हम देखेंगे कि विस्तार शिक्षा क्या है, इसकी अर्थ क्या है, अवधारणाएं क्या हैं, उद्देश्य, क्षेत्र, सिद्धांत, विस्तार शिक्षा का दर्शन क्या है, भारत में प्रारंभिक विस्तार का प्रयास कब हुआ, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो विस्तार शिक्षा वो होती है जिसके अंतर्गत लोगों को उनके जीवन और व्यवसाय में सुधार लाने के लिए कुछ शिक्षा दी जाती है, जिससे वो नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और आगे चल कर के अपने जीवन में कुछ वृद्धि करते हैं। ठीक है, किसी काम में या फिर व्यवसाय में सुधार कर पाते हैं इन सब शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद लास्ट में था क्या पूछा है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हमें स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है, कॉलेज में प्रदान की जाती है, लेकिन औपचारिक शिक्षा क्या होती है जो हम लोगों को देख करके सीखते हैं, जैसे अपने परिवार के सदस्यों को देख करके कुछ सीखते हैं या समाज के लोगों को देख करके कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो ये हो गई औपचारिक शिक्षा। उसके बाद यूनिट नंबर 6 में हम देखेंगे कि विस्तार शिक्षक क्या है, एक विस्तार कार्यकर्ता की भूमिका और गुण कौन कौन से होते हैं, विस्तार शिक्षण की प्रक्रिया क्या है और उस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिकाएं कौन कौन सी हैं,
प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम के मानदंड क्या हैं, संचार एवं विस्तार शिक्षण की विधियां, परिभाषा, महत्व, विशेषताएं, तत्व, मॉडल। विस्तार शिक्षक वही होता है जो हमें नई जानकारियां प्राप्त करता है, समाज में किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सिखाता है, वही है विस्तार शिक्षण। ठीक है, तो यूनिट नंबर 6 में हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हम देखेंगे कि संचार में चुनौतियाँ, संचार विस्तार और विकास के बीच में क्या संबंध है, विस्तार शिक्षण विधियाँ और उनके वर्गीकरण। उसके बाद है विस्तार शिक्षण विधियों के चयन और उपयोग को निर्देशित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो संचार में चुनौतियाँ जो है कई प्रकार से आई, जैसे भाषा और सांस्कृतिक, फिर उसके बाद तकनीकी चुनौतियाँ आई, व्यक्तिगत और भावनात्मक चुनौतियाँ आई, समय और दूरी को लेकर के चुनौतियाँ आई। तो इन सब चीज़ों को हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट है यूनिट नंबर 8, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि दृश्य श्रव्य उपकरण क्या है, इसकी परिभाषा, महत्व, वर्गीकरण, चयन, तैयारी और दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रभावी उपयोग क्या है। तो दृश्य श्रव्य उपकरण वे उपकरण होते हैं जो दृश्य और श्रव्य के माध्यम से कुछ जानकारी प्रस्तुत करने में हमारी मदद करते हैं, और इन उपकरणों का उपयोग जैसे शिक्षा के माध्यम में, मनोरंजन, प्रस्तुति और संचार में किया जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे टीवी, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, कैमरा, स्मार्ट बोर्ड आदि। अब टीवी जो है मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, और जो मोबाइल का यूज़ करते हैं कुछ लोग शिक्षा के लिए यूज़ करते हैं, और फिर कैमरा, स्मार्ट बोर्ड, साउंड सिस्टम, ये सब जो है मनोरंजन या फिर कुछ प्रस्तुति या फिर संचार के माध्यम से इन सब उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो वही है दृश्य श्रव्य उपकरण। ठीक है, तो ये था BA 4th सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।